आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां प्रथमेश के साथ और आज की कहानी है जेब कतरा। जीन्स वालों का मुश्किल है। वो कोई बुड्ढे लोग होंगे ना, ढीली पैंट पहनते हैं, उनका पॉकेट से निकालना जितना भी मिलेगा ठीक है ना, आराम से तो हाथ आएगा। जब असलम मुझे जेब काटने का हुनर सिखा रहा था, उसने मुझे ये भी बताया कि कैसे मैं अपने शिकार को भांपूं। बम्बई की भीड़ में जैसे घात लगाकर और निश्चित करके मैं किसी की जेब कितनी गर्म है और हाथ कैसे सेकने हैं ये आसानी से समझ सकता था। पर आराम से हाँ भाई, असलम ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाथ ऐसा भी मत सेकने का कि जल जाए। असलम का उसूल सरल था, माल उठाओ पर लालच से नहीं, जितनी जरूरत है उससे बस थोड़ा ज्यादा। वो थोड़ी मौज हो जाए उसमें गलत ही क्या है। असलम अक्सर बताता कि कैसे बहुत लोग आते जाते स्टेशनों पर अपने साथ काफी सारा ऐसा सामान रखते हैं जो बस चुटकी बजा के गायब हो जाए और किसी को पता भी ना चले। पर आदमी देख के करने का दोस्त, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। असलम को लगता कि ऐसा कहने से वो रॉबिन हुड बन जाएगा, पर सच तो यही था कि वो चोर था, जेब कतरा था। और मैं भी। असलम से मेरी दोस्ती तब हुई जब मैं भागकर बंबई आ गया। गांव के घर में आग लगने की वजह से कोई न बचा। मैं उस वक्त स्कूल गया हुआ था। वापस लौट कर देखा तो सब खत्म, घर परिवार सब कुछ एक ही पल में। दुनिया सारी की सारी उजड़ गई। गांव में किसी ने मदद नहीं की, स्कूल की फीस नहीं भरी तो नाम कट गया। समझ आ गया था कि गांव छोड़ना पड़ेगा। मास्टर जी कहते थे बंबई बड़ा शहर है, माया नगरी, वहां लोगों के सपने पूरे होते हैं। तो बस फिर क्या, स्टेशन गया और बंबई की ट्रेन पकड़ ली। जब बिना टिकट के पकड़ा तो 2 दिन हवालात में डंडे खाए, लेकिन जब बाहर आया तो मुझे मिला असलम। और फिर असलम ने जीने के तरीके बताया, कहाँ से पैसे लेने, कहाँ रहना, कहाँ खाना। मुंबई सच में माया नगरी थी। अगर असलम ना होता तो न जाने मैं कहाँ जाता, कहाँ रहता, कहाँ खाता, कहाँ सोता, कुछ समझ ही ना आता। ये शहर निगल भी जाता मुझे तो कोई पलक भी ना झपकाता। हाँ, थोड़ा बेरहम भी था ये शहर। पर असलम के इन वसूलों से मेरा पेट ना भरता। ऐसी बात नहीं थी कि मजा नहीं आ रहा था या कोई तकलीफ थी, पर मुझे कोई बड़ा काम करना था। ये 50-100 का एक हाथ मारने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा हाथ मारना पड़ता है। पर ये बात मैंने कभी असलम से नहीं की। मैं जानता था कि वो क्या कहेगा। बातों में हरिश्चंद्र और कर्मों में अली बाबा। अगर मुझे बड़ा बनना था तो मुझे ही कोई कदम उठाना होगा। रोज शाम को असलम और मैं कुर्ला स्टेशन पर एक दूसरे को विदा कहते। वो वहां से गोवंडी की ओर निकल जाता और मैं तो कांजूर जाता। पर उस दिन मैंने वो ट्रेन नहीं पकड़ी। मैं कुर्ला के पूर्वी दिशा में उतरकर मोमिन भाई के पास आ गया। रात की ट्रेन से खुराना भाई वीटी से 9:45 की ट्रेन पकड़ते हैं। उसका कुछ लोन है, निकालना है, दे नहीं रहा। त्योड़ी पर चढ़ना, वडाला से पहले ट्रेन रुकेगी, साइड से उतार लेना। मैं बात समझ गया। फोटो उन्होंने फोन पर भेज दी थी। 9:47 से चलने वाली ट्रेन 10:08 को शिवड़ी पहुंचेगी। मिस्टर खुराना को मोमिन भाई का नाम लेकर अलग करना है। जब ट्रेन रुकेगी कैसे, वो मोमिन भाई उसका इंतजाम कर लेंगे। और जब रुकेगी तो साइड से खुराना के साथ उतर जाना है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। खुराना के चेहरे पर एक अजब सा खौफ था। उसने मेरी बात पर एक भी सवाल नहीं उठाया। भरी हुई ट्रेन में कोई भी शोर नहीं मचाया, न ही भागने की कोशिश की, जैसे कि उसे पता था कि उसे क्या करना है। ट्रेन बिल्कुल 2 स्टेशनों के बीच आकर रुक गई और खुराना के साथ पटरी के किनारे मैं भी उतर गया। दूसरी ओर जाने के लिए सामने से आने वाली पटरी को पार करना था और दीवार फांद कर निकल जाना था। उसके बाद मोमिन भाई ने प्लान कुछ बताया नहीं, पर इससे पहले हम दूसरी ओर जाते अगली पटरियों पर सामने से ट्रेन आती दिख रही थी और जिस ट्रेन से हम उतरे थे वो भी चल पड़ी थी। चारा कोई था नहीं बजाय इसके कि हम दोनों भागती हुई ट्रेनों के बीच छुपकर झुककर खड़े हो जाए। पर
कहीं खुराना भाग न जाए, तो उसका हाथ मैंने जकड़ के रख लिया। पर ये खुराना भी ना बड़ा ही अजीब बंदा है। जहाँ झुक कर बैठ जाना था वहां ये लेट गया और मुझे भी नीचे खींचने लगा। ट्रेन निकल जाने दो, इसको मैं पहले देखूंगा, फिर मोमिन भाई देखेंगे। पता नहीं देरी कितनी हुई, ऐसा लगा कि जैसे अरसा निकल गया हो। और जब ट्रेनों ने हमें पार किया, खुराना का सर जमीन में पटरियों के पत्थरों से मुझे घूर रहा था और उसका धड़ अब भी मेरे हाथ में था। गुजरती हुई ट्रेन से किसी ने, शायद मोमिन भाई के किसी आदमी ने, मौका देखते हुए जब हम झुके हुए थे, खुराना को खत्म कर दिया। अगली ट्रेन 2.5 मिनट में आने वाली थी, पर धड़ से अलग सर को देखने में 1 मिनट ऐसे गुजरा कि जैसे 1 घंटा गुजर गया हो। 100 के नोटों को उंगलियों में दबाकर निकालने वाला अचानक से अगर कत्ल का नमूना सामने देख ले तो मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। पर मैं घर नहीं गया, गोवंडी की बस पकड़कर असलम के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। पागल है क्या? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था, असलम ने वैसे ही डांटा। हम जिंदा रहने के लिए काम करते, मौका मिले तो ये सब छोड़कर कोई इज्जत का काम करे। पर मोमिन और उनके जैसे लोग ना, वो समाज के दुश्मन है। हाँ, वो सूट पैंट पहने लोग अंग्रेजी में लुटेरा ब्रिगेड चलाते होंगे, पर किसी और इंसान को मारी डालना, इसलिए तुम्हें मना करता था, बड़ा हाथ वगैरह मत मारो। अब सुनो, कुछ दिन यहीं रुक जाओ, तुम्हें पुलिस ढूंढेगी। तुम आखिरी बार देखे गए थे ना वो आदमी के साथ। मैंने वही किया जो असलम ने कहा। असलम ने मुझे बताया कि कुछ दिन के लिए शहर छोड़कर जाएगा और मैं उसी के घर में रहूं, ताकि किसी को शक ना हो और कोई गलती से भी उसे ढूंढने के लिए असलम के घर ना आ जाए। पर एक दिन कोई आया। कौन? सामने से कोई जवाब नहीं आया। खाकी वर्दी में कुछ पुलिस वालों ने दरवाजा ही तोड़ा और मुझे पकड़कर ले गए। सर पर कपड़ा डालकर मुझे किसी गाड़ी के पीछे डाल दिया और गाड़ी चल पड़ी। पुलिस स्टेशन ले जाकर मुझे एक कोने में पटक दिया और मेरे मुंह से कपड़ा हटाया। एक पुलिस वाला मेरे सामने खड़ा था। असलम, तुम पुलिस वाले हो? असलम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सब कुछ बता दिया। वो एक अंडरकवर पुलिस का जासूस था और मोमिन का रैकेट खुद निकालने में जुटा था। जिस दिन मैंने खुराना को उठाने में मदद की, उस दिन उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो मोमिन को ही पकड़ ले और मेरी गवाही पर उसे अंदर कर ले। हाँ, सजा मुझे भी होगी, पर मोमिन तुम्हें पैसे नहीं देता। जैसे ही तुम वापस जाते, मोमिन तुम्हें भी मार डालता। वो ऐसा ही है। मेरे घर पर तुम सुरक्षित थे। मैंने कोर्ट में गवाही दी और कोर्ट ने मेरी सजा कम करने के बाद 12 साल कर दी। मोमिन को उम्र कैद हुई। आज 12 साल पूरे हो गए हैं। असलम की बात सही थी, इज्जत का काम करो। 12 साल बाद ही सही, बात समझ आ गई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई। अगर हाँ, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस कहानी का ओरिजिनल ऑडियो आप सुनना चाहते हैं तो उसे सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।